वीखम गांव में एक दही पूरी वाला रहता था। फेरी करके मोहल्ले मोहल्ले में दही पूरी बेचा करता था। उसका नाम टिल्लू था। दही पूरी खाओ, ताजे दही का करारा स्वाद पाओ, दही पूरी खाओ। ओए कौन है तू? यहाँ मोहल्ले में कैसे आ गया है? निकल यहाँ से। टिल्लू की दही पूरी थी तो लाजवाब, पर क्योंकि एक फेरी वाले की तरह वो दही पूरी बेचता था, इसलिए उसे कोई खास ग्राहक नहीं मिल पा रहे थे। कुछ उसे रोक कर दही पूरी खाते थे तो कुछ उसे मोहल्ले से भगा दिया करते थे। एक दिन दही पूरी बेचते बेचते तेज बरसात होने लगी। टिल्लू के ठेले में कोई छत नहीं था, इसलिए एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने ठेले को खड़ा कर दिया। और कितनी परीक्षा लेंगे भगवान, ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पूरी तो दूर, अभी तक दही का खर्च भी नहीं निकाल पाया हूँ। लगातार हो रहे इतने नुकसान को कैसे सहूंगा मैं? मेरे घर वाले क्या खाएंगे जब मैं कमाऊंगा ही नहीं? ऐसे ही बारिश रुकने का इंतजार करते करते टिल्लू अपने मन में सोच रहा था। तब तक एक जोर की बिजली उस पेड़ पर चमकी और बगल के सूखे पेड़ पर जा गिरी। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, मेरी जान तूने बचा ली। अचानक से बारिश और भी तेज हो गई। बौछार इतनी तेज थी कि टिल्लू और उसका ठेला दोनों लगभग भीग गए। ठेले पर रखा सारा दही पूरी का सामान बारिश के पानी से बर्बाद हो चुका था। यही बस होना बचा था, बर्बाद तो होना ही था। शायद आज ही वो आखिरी दिन था। टिल्लू रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगा। बारिश रुक ही नहीं रही थी, तूफान की तरह तेज थी। रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चुकी थी। टिल्लू ठंड से बेहोश होकर उसी पेड़ से सटक कर लेट गया। टिल्लू बेहोश होकर रात भर पेड़ के नीचे लेटा रहा और बारिश रात भर होती रही। सुबह हुआ तो बारिश थम चुकी थी और लोगों ने टिल्लू को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो, पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। गांव के लोगों ने तुम्हें यहाँ भर्ती करवाया है। मेरा दही पूरी तो बारिश में खराब हो चुका होगा। मेरा ठेला लेने मुझे जाना होगा। अभी नहीं जा सकते तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं ठीक हूँ और मुझे जाना होगा। टिल्लू अस्पताल से भागकर वापस उसी पेड़ के नीचे चला गया। टिल्लू ने पेड़ के नीचे जाकर देखा कि उसका ठेला वहीं पड़ा है और उस पर रखी सारी दही पूरी फिर से ताजा हो चुकी है। ये चमत्कार कैसे हुआ? दही भी ताजा है और पूरी भी गर्म है। किसने किया इतना? अभी मन में सवाल उठ ही रहे थे, तभी भैया जल्दी बनाओ एक प्लेट दही पूरी। टिल्लू बिना कुछ सोचे समझे ग्राहक को दही पूरी बनाकर खिला दिया। एक ग्राहक के दही पूरी खाते ही भैया हम लोगों को भी एक एक प्लेट खिलाओ। अभी लीजिए शानदार दही पूरी। ग्राहक खाकर टिल्लू की तारीफ करते गए। 3 ग्राहक जाने के बाद एक साथ 6 ग्राहक आए। उन्हें भी एक एक करके टिल्लू ने दही पूरी खिलाया और सब तारीफ करते हुए गए। जैसे जैसे ग्राहक दही पूरी खाते जाते थे, उनकी संख्या के 2 गुना ग्राहक अपने आप आ जाते थे। धीरे धीरे टिल्लू की सारी दही पूरी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। रात को जब टिल्लू अपने घर गया तो उसके घर वाले चिंतित थे। कहाँ चले गए थे? 2 दिन होने जा रहे थे। उस बरसात की रात से हमें कितनी चिंता हो रही थी। टिल्लू ने उस रात से लेकर अस्पताल पहुंचने तक और वापस ठेले पर जादू से दही पूरी वापस आ जाने तक की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसने ये भी बताया कि उस बड़े पेड़ के पास ही अब लगातार ग्राहक आ रहे हैं इसकी दही पूरी खाने के लिए, और वो कल से अपना ठेला वही लगाएगा। पर ये जादू हुआ कैसे? आप अस्पताल में थे तब वहां ठेले पर दही पूरी कौन बना गया? वही तो सवाल मेरे भी दिमाग से सुबह से घूम रहा है। अचानक एक परी प्रकट होती है वहीं पर। कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। जिस पेड़ के नीचे पूरी रात तुम पड़े थे, उसी पेड़ पर रहती थी। रहती थी का क्या मतलब? अब नहीं रहते? तुम्हें याद है उस रात एक बिजली कड़की थी? हाँ याद आया, बगल वाला सूखा पेड़ जल गया था उस बिजली से। हाँ,
पर वो बिजली उसी पेड़ पर गिरने जा रही थी जहां तुम खड़े थे। फिर गिरी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी मरने की नहीं हुई थी और बची है। यही वजह थी कि वो बिजली उस पेड़ पर ना गिरकर बगल के पेड़ पर गिरी। अच्छा, फिर इससे तुम कैसे छूट गई? उस सूखे पेड़ में मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर रखा था। बिजली गिरने से मैं आजाद हो गई। मैंने देखा कि तुम बेहोश हो गए हो, तो मैंने ही गांव वालों को तुम्हारे तक पहुंचाया और तुम्हारी दही पूरी भी मैंने ही तैयार की। अच्छा, उस दही पूरी में भी कोई जादू किए थे? पहली बार पूरी खत्म हो गई। उस दही पूरी में मैंने मोहिनी मंत्र मारा था। आज जितने भी ग्राहक आए हैं वो उसी जगह पर हमेशा आएंगे। बस तुम अपने दही पूरी का स्वाद बरकरार रखना। मैं समझा नहीं। तुम्हारी दही पूरी में जादू था। जितने ग्राहक खाकर गए थे उन्होंने उसे और भी ग्राहकों तक पहुंचाया। एक दही पूरी के ग्राहकों का पूरा समूह तुम्हारी उस पेड़ के नीचे अब हर रोज इंतजार करेगा। हमेशा करेगा? वो कैसे? क्योंकि हर वो ग्राहक जो दही पूरी खाएगा वो घूम घूम कर सबको उसका स्वाद बताएगा। मोहिनी मंत्र का यही जादू है। इसी वजह से तुम्हारी दही पूरी धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाएगी। बस अपने स्वाद को बनाए रखना। तुम्हारा शुक्रिया परी। तुम्हारी वजह से आज से मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी जीवन रेखा की वजह से मुझे सैकड़ों साल बाद आजादी मिली है। इतना कहकर परी गायब हो गई। परी के बनाए जादुई दही पूरी के जादू से वो पेड़ वाली जगह टिल्लू की दही पूरी के नाम से मशहूर हो गया। रोजाना सैकड़ों ग्राहक अब टिल्लू की दही पूरी खाने दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे तरक्की करते टिल्लू गांव का बेहद धनवान आदमी बन गया। हरिया नाम का एक किसान होता है। उसके 2 बेटे होते हैं, रमेश और विजय। विजय अपने पिता के साथ खेती करता है। रमेश बहुत आलसी स्वभाव का होता है और विजय बहुत ही मेहनती होता है। उनके पास एक ही जमीन का टुकड़ा होता है। बीमारी के कारण हरिया की मौत हो जाती है। पिता के मरने के बाद दोनों भाई के हिस्से में वही एक जमीन आती है। रमेश की पत्नी रेखा विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और कहती है, आपने विजय को जमीन में आधा हिस्सा क्यों दिया? इस जमीन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। आखिरी दिनों में मैंने पिताजी की कितनी सेवा की थी। ये मेरा फैसला नहीं है। ये बंटवारा पिताजी करके गए हैं। उन्होंने दोनों को इस जमीन का आधा आधा हिस्सा लेने को कहा था। दोनों भाई में जमीन का बंटवारा हो जाता है। रमेश अपनी पत्नी के साथ शहर रहने चला जाता है। वो वहाँ अच्छा जीवन बिता रहा होता है। दूसरी ओर विजय बहुत गरीबी में अपने दिन बिता रहा होता है। एक दिन गांव के सरपंच उसकी झोपड़ी के बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे ओ विजय, बाहर आ। आवाज सुनकर विजय बाहर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, क्या हुआ मालिक? आप और यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे। उसने पैसे मुझे चुकाए भी नहीं और यहाँ से चला गया। और मुझे आज ही मालूम हुआ कि उसने उसके हिस्से की जमीन भी बेच ली है। इसीलिए अब तू उसका कर्ज चुका या फिर अपनी ये जमीन मुझे दे दे। सरपंच की बात सुनकर विजय को यकीन नहीं होता है कि उसके बड़े भाई ने ऐसा किया, पर उसके पास सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा होता है और वो सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास सिर्फ ये एक ही जमीन का टुकड़ा है। इसे मुझसे ना लें। मैं खेती करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। उसकी बात सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। सरपंच की बात विजय को समझ नहीं आती है और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हें बंजर जमीन का हिस्सा दिया है। इस जमीन पर कभी भी खेती नहीं हुई है। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? विजय को फिर से एक और झटका लगता है। विजय हिम्मत करते हुए बोलता है, सरपंच जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं इस जमीन पर खेती करके दिखाऊंगा। विजय को कुछ महीने का वक्त देकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर अब तो खुश हो ना? अब समझ आया मैंने उसे वो जमीन का टुकड़ा क्यों दिया था। मान गए आपके दिमाग को। उधर विजय परेशान होकर अपनी जमीन के टुकड़े के पास आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से कुसुम नाम की लड़की रोते हुए जा रही होती है।
उसे देखकर तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर अगर तुम चाहो तो मेरी टूटी झोंपड़ी में मेरे साथ रह सकती हो। उसके बाद कुसुम विजय के घर चली जाती है। अगले दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। विजय उसे अपनी जमीन और कर्ज के बारे में सब बताता है। ये सब सुनकर आप चिंता मत करो, हम दोनों खूब मेहनत करके उस जमीन पर सब्जियां उगाकर दिखाएंगे। उसकी बात सुनकर पर कैसे? मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं हैं, तो मैं बीज और खाद कहाँ से लाऊं? विजय की बात सुनकर कुसुम अपने कानों से अपनी बाली निकालती है और कहती है, ये माँ पिता की आखिरी निशानी है, आप इसे बेचकर पैसा ले आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुसुम विजय को काफी समझाती है। आखिर विजय मान जाता है और सरपंच के यहाँ वो कान की बाली गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आता है। उसके बाद वो कुसुम के साथ जाकर कुछ सब्जियों के बीज और खाद ले आता है। अगले दिन दोनों मिलकर पूरे दिन खेतों में फावड़ा चलाते हैं और विजय पूरे खेतों में सिंचाई करता है। दोनों दिन रात एक कर देते हैं। दोनों उस जमीन पर अलग अलग सब्जियों के बीज लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में विजय के जमीन से सब्जियां उगने लगती है। ये सब देखकर कुसुम, देखो, हमारे खेत में सब्जियां उगने लगी हैं। कुसुम भी भाग भाग कर आती है। देखती है कि सब्जियां उगना शुरू हो गई है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिनों दोनों सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण सारी सब्जियां बिक जाती है। आमदनी काफी अच्छी होने लगती है। देखते ही देखते विजय सरपंच के सारे पैसा चुका देता है और अपनी पत्नी के कान की बालियां भी छुड़ा लेता है। ये सब देखकर विजय, किसी ने सच कहा है, मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक जमीन पर खेती करके ये साबित कर दिया, वो भी एक बंजर जमीन पर। उसके बाद सरपंच खुश होकर उसे अपनी कुछ जमीन पर भी खेती का काम दे देते हैं। विजय कड़ी मेहनत के साथ ऐसे ही काम करते रहता है। कुछ ही सालों में वो काफी अमीर आदमी बन जाता है। सारे गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी ओर रमेश का शहर में नौकरी छूट जाती है और वो काफी समय से बेरोजगार चल रहा होता है, जिसकी वजह से एक दिन, कितने दिन हो गए, तुम्हें न जाने कब नौकरी मिलेगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। रेखा रमेश को छोड़कर वहां से चली जाती है। रमेश भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है कि उस समय उसे अपने भाई के साथ किए व्यवहार पर पछतावा होता है और लगता है भगवान ने मुझे सजा दी है। मैंने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया। एक बार गांव जाकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। अगले दिन रमेश गांव पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर बातें करने लगते हैं। रमेश सीधे अपनी टूटी झोंपड़ी के पास जाता है और बहुत हैरान हो जाता है। वहां पर टूटी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर होता है। बड़ी सी गाड़ी होती है। इतने में घर के अंदर से विजय कुसुम के साथ निकलता है। विजय ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। ये सब देखकर अरे, विजय कैसे इतना अमीर बन गया? इतने अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ और घर कहाँ से आया? तभी विजय देखता है कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसे देखकर भैया, आप और यहाँ, ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? रमेश अपने भाई से माफी मांगता है और उसे सारी बातें बताता है। उसकी बात सुनकर भैया, मुझ गरीब किसान को जमीन के टुकड़े ने ही इतना अमीर बनाया है, जिसे आपने बंजर और बेकार समझकर मुझे दे दिया था। रमेश फिर से माफी मांगता है। उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मिलवारपुर नाम का एक बहुत बड़ा और सुंदर गांव था। वो गांव देखने में इतना ज्यादा सुंदर था कि शहर के लोग छुट्टियों में वहीं आया करते थे। वह गांव पहाड़ों के पास में था, जिस वजह से उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती थी। उसी गांव में पहाड़ों के पास ही एक छोटा सा घर था, जिसमें चिंटू अपने पिताजी के साथ रहा करता था। चिंटू गांव में घूमने आए लोगों को गांव पहाड़ दिखाया करता था और वे लोग खुश होकर उसे कुछ खाने को या फिर पैसा दे दिया करते थे। पैसे मिलते ही चिंटू पहाड़ पर जाता था और वहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया करता था और सोने का सामान ले जाकर वही खाया करता था।
चिंटू को अपनी जिंदगी बहुत पसंद थी, मगर उसके पिता प्रदीप को चिंटू का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसे हमेशा पढ़ाई के लिए डांटा करते थे। आखिर मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये सब काम करने से तुम्हारा भविष्य नहीं सुधरेगा। तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। क्या पिताजी, आपको मेरी ये काम से क्या समस्या है? देखिए, इतनी छोटी उम्र से ही मैं कितना अच्छा खासा कमाई कर लेता हूँ। मैं तो इस काम से बहुत खुश हूँ। प्रदीप चिंटू को समझाता है, मगर चिंटू प्रदीप की बात नहीं मानता है, इसलिए प्रदीप वहां से चला जाता है। चिंटू भी मजे करता हुआ गांव में घूमने लगता है। चिंटू का एक नील नाम का दोस्त था। नील पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चिंटू का खास दोस्त था। चिंटू और नील अक्सर शाम में एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। भाई नील, तू क्या इस पढ़ाई के पीछे पड़ा है? हम दोनों मिलकर लोगों को गांव घुमाया करेंगे और दोनों अच्छे खासे पैसे कमाया करेंगे, और जो जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं वो सब खरीदा करेंगे। नहीं भाई, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैं तेरे साथ रहता हूँ। पर मैं हमेशा तुझे ये काम छोड़कर पढ़ाई करने का ही सलाह दूंगा। भले आज तुझे ये छोटी कमाई बहुत बड़ी लग रही है, पर आने वाले समय में पढ़े लिखे लोगों का ही गुजारा है। मैं शहर देख कर आया हूँ, इसीलिए तुम्हें भी कहता हूँ, ये सब रहने दे और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दे। क्या तू भी वापस वही बात लेके बैठ गया? और हमारा गांव इतना सुंदर है, भला मैं क्यों शहर जाऊंगा? मैं तो सारे शहर वालों से कमाई करूंगा। ऐसा कहकर चिंटू हंसने लगता है और फिर चिंटू और नील घर चले जाते हैं। अगले दिन इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो नील? कब से देख रहा हूँ इधर उधर घूमे जा रहे हो। अरे माँ ने मुझे पैसे दिए थे बादाम शेक पीने के लिए, पता नहीं मुझसे पैसे कहीं गिर गए। इतनी सी बात, चल मैं तुझे बादाम शेक पिला देता हूँ। पर ये तो बता, ये रोज़ तू बादाम शेक क्यों पीता है? अरे मेरी माँ कहती है इसे पीने से दिमाग की याददाश्त मजबूत होती है और आप समझदार बनते हैं। हे भगवान, तू भी क्या क्या सोचता रहता है। खैर छोड़, ये ले पी ले अपना बादाम शेक। कुछ दिन बाद गांव में नए लोग घूमने आए। उस दिन लीला की छुट्टी थी, तो वो भी चिंटू के साथ लोगों को गांव घुमाने उसके साथ चला गया। चिंटू लोगों को सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन वो लोग विदेश से आए हुए थे, तो उन्हें चिंटू की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहाँ नीला आती है और उन्हें अंग्रेजी में सारी बातें बताती है। अंत में जाने से पहले वो लोग नील को बहुत ज़्यादा पैसा देकर जाते हैं। चिंटू ये देख बहुत हैरान हो जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देख, आज अगर वही सारी चीज़ें तू उन्हें दिखाता तो ये सारे पैसे तेरे ही तो होते। छोड़ यार, ये तो बस एक लोग थे, सभी ऐसे थोड़ी ही होते हैं। चल तू अपना बादाम शेक पी ले। चिंटू बादाम शेक की दुकान पर जाता है। वो वहां पर रोज एक बच्चे को देखता था, जो कि उसी बादाम शेक बनाने वाले को बच्चा था। वो बच्चा बहुत पढ़ने का चाह रखता था, पर उसके पिताजी के पास इतने में पैसे नहीं थे जो कि उसकी पढ़ाई के लिए वो दे सके। चिंटू का दिल बहुत ही साफ और दयालु था। चाचा जी, अगर आपका बेटा इतना ही पढ़ना चाहता है तो आप उसे स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। इसकी पढ़ाई के लिए मैं आपको पैसे दिया करूंगा। चिंटू की ये बात सुनकर बादाम शेक बनाने वाले के आंखों में आंसू आ जाता है और वो चिंटू को ढेर सारा आशीर्वाद देता है। वाह भाई, तू अपनी पढ़ाई करता नहीं है और इस बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे देगा। मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, पर उस बच्चे को देख, कितना शिद्दत से वो पढ़ाई करना चाहता है, तो अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं ये क्यों ना करूँ। तेरी मर्जी भाई, तू कर, तुझे जो करना है। कई साल बीत जाते हैं। अब चिंटू और नील बड़े हो चुके थे। नील अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा चुका था। फिर एक दिन वो वापस गांव आता है। चिंटू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्या भाई, तू तो अभी तक वही गवार बना हुआ है। वाह, तो लगता है
इसीलिए तूने इसे पढ़ाया था। नील चिंटू का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। चिंटू को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो वहां से भागकर गांव के पहाड़ों पर बैठकर रोने लगता है। पिताजी बिल्कुल सही कहते थे, ये दुनिया बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बुरी है। उसे वहां इतना रेत दिखता है। एक बाबा आता उसके पास आते हैं। बेटा, मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। हमेशा तुम्हें हंसता खेलता हुआ देखा है, लेकिन आज पहली बार तुम्हें अपने अनपढ़ होने के लिए रोते हुए देखा है। चिंटू अपने दिल की बात बाबा को बताता है। बेटा, तुम इतने दयालु हो कि तुमने अपने आधे से ज़्यादा पैसे उस बादाम शेक वाले के बेटे को पढ़ाने में लगा दिया। तो अब वो बादाम शेक ही तुम्हारे काम आएंगे। तुम जब कभी उसके पास बादाम शेक पीने जाओगे, तुम अपने आप को एक समझदार व्यक्ति महसूस करोगे। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए ये हो पाएगा। वापस से ज्ञान पाने के लिए तुम्हें अगले दिन उसी की दुकान से एक गिलास और बादाम शेक पीना होगा। चिंटू को ये बात सच नहीं लगी, मगर फिर भी वो बादाम शेक पीने चला गया। बादाम शेक पीते ही मानो चिंटू के अंदर बदलाव सा आ गया। तभी वहां नील आता है और चिंटू को ताने देता है। चिंटू ने नील को ढेर सारा अंग्रेजी में समझाया। ये सब सुन नील हैरान हो गया। मैं नहीं जानता आखिर पढ़ाई कर लेने से लोगों की दोस्ती कैसे बदल जाती है। नील को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगती है। वो चिंटू से माफी मांगता है। चिंटू अब रोज बादाम शेक पीकर होशियार बन जाता था, मगर फिर एक दिन वो वापस उसी जंगल जाता है और बाबा से मिलता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जादुई बादाम शेक प्रदान किया। उसकी वजह से मैं जान सका कि एक समझदार और ज्ञानी इंसान बनकर कैसा लगता है। लेकिन अब मैं खुद से पढ़ाई करके एक पढ़ा लिखा इंसान बनूंगा। फिर चिंटू बहुत पढ़ाई लिखाई करता है और एक होशियार इंजीनियर बन जाता है। अब वो हर देश के लोगों को अपना गांव दिखाता और एक सुकून भरी जिंदगी जीता है।